आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं लगातार किसकी, तो विज्ञान के एमसीक्यूज की, बहुविकल्पीय प्रश्नों की। और चल रहे हैं हम लोग चैप्टर वाइज, क्लास ये है 9 और हम लोग चल रहे हैं चैप्टर वाइज। तो उस चैप्टर वाइज की कड़ी में ये जो चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर 2। और चैप्टर 2 का नाम है, आप लोगों को भी पता होगा अगर आप बुक फॉलो कर रहे होंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये है चैप्टर का नाम। आते हैं सीधा बिना समय गवाए पहले क्वेश्चंस की ओर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो दूर तक इसको फैलाएं, जहाँ से कि मोटिवेशन मिल सके। अब जो है बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, और लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से बोला जा रहा है कौन तत्व नहीं है। तो आपको पता होगा धातु तत्व है, अधातु तत्व है, उपधातु भी तत्व है। लेकिन जब हम लोग बात कोलाइड्स की करेंगे तो कोलाइड कोई तत्व नहीं होता। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलाइड। यहाँ उत्तर भी दिया हुआ है साथ ही साथ। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, वो है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ नहीं है। सोडियम जो है वो शुद्ध पदार्थ है, सावित जल जो है वो शुद्ध पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड का बात करेंगे तो शुद्ध पदार्थ है। लेकिन जैसे ही हम लोग डी ऑप्शन को देखते हैं गंगा जल, ये शुद्ध पदार्थ की गिनती में नहीं आता है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। उसके बाद उसी तरह प्रश्न संख्या हमारा 3 है, और प्रश्न संख्या 3 दिख रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन है। तो श्रावित जल इसके पहले हम लोगों ने देखा वो शुद्ध पदार्थ है, तो ये सही उत्तर हो गया पहला। उसके बाद हम लोग रैपिड फायर मोड में जो है सारे क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम लोग सबको कवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सारी बातें कवर हो जाएंगी। यौगिक में तत्वों का अनुपात, यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है, तो आपको पता होगा निश्चित होता है। उसका हम लोग जो परिभाषा ही लिखते हैं वहाँ पे लिखते हैं निश्चित अनुपात होता है। किसके अकॉर्डिंग, तो उसके द्रव्यमान के अनुसार, या फिर बोलिए अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न जो है वो काफ़ी बड़ा है तो इसको मैं छोटा कर दूं। अब यहाँ पे जो है पूरा प्रश्न एक स्क्रीन के ऊपर एकोमोडेट हो गया, और प्रश्न है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा जहाँ दो चीज़ कोलाइडल मैंने तो खैर आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है ये दोनों को, एक को कहते हैं हम लोग क्या, तो एक को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज और एक को कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ये हमारा है डिस्पर्शन मीडियम और ये है डिस्पर्स्ड फेज। जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको ये बात समझ में आ रहा होगा, और इसे हमने आंसर पहले ही बता दिया, कहते हैं क्या, तो कोलाइडल विलयन। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ, तो याद रखिएगा शुद्ध पदार्थ हम लोग जल को बोलते हैं। दूध भी जो है वो मिश्रण है, रक्त भी मिश्रण है, और मिश्र धातु तो खुद मिश्रण है ही। तो शुद्ध पदार्थ यहाँ पे हो गया आपका जल। उसी तरह अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। ये हो गया प्रश्न संख्या 7। इसमें दिख रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ यहाँ पे बात कर रहे हैं, और अशुद्ध की बात करेंगे तो मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ मिला हुआ हो उसे अशुद्ध बोला जाता है, और वो है वायु। तो इसका सही उत्तर हो गया वायु। एमोनिया को भी आप लोग बोल सकते थे, बट एमोनिया जो है वो एक कंपाउंड है यौगिक, और यौगिक शुद्ध होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, और उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन विलयन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन विलयन है, तो लवण विलयन है। बाकी हम लोग चौक जल का मिश्रण को विलयन नहीं बोलते हैं, स्टार्च विलयन को विलयन नहीं, साबुन विलयन को विलयन नहीं, बट लवण विलयन को विलयन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। बिना समय गवाए हम लोग रैपिड फायर मोड में चलेंगे। निम्नलिखित में कौन निलंबन है। निलंबन कौन है, तो याद रखिएगा मैला जल वो निलंबन कहलाता है। जब दो चीज़ आपस में मिले और वो साफ साफ पता चले तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं निलंबन। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 जो दिख रहा है आप लोगों को, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है। कोलाइड कौन है, तो गोंद जो है
वो कोलाइड के जैसा काम करता है। अगर हम लोग धुआं का बात करेंगे तो धुआं, लेकिन वो होना चाहिए वो जो आप लोगों को ठंडे के दिन में दिखता है, वो भी एक तरह का कोलाइड है। यहाँ पे ऑप्शन गोंद दिया है, गोंद के साथ जाएंगे, लेकिन धुआं भी जो है कोलाइड हो सकता है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तत्व का बात कर रहा है और कौन तत्व है, तो आपको पता होगा ऑक्सीजन। सिर्फ अकेले आ रहा है तो ये एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन तत्व है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? यौगिक का बात करते हैं मतलब कंपाउंड, और कंपाउंड है नमक, जिसका आपको पता भी होगा NaCl। NaCl को ही कहते हैं टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट इसी को कहा जाता है। ले अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न संख्या 13, और ये बोलता है, निम्नलिखित में से अधातु कौन है? अधातु की बात करता है ये क्वेश्चन, और अधातु है यहाँ पे देखेंगे तो आयोडीन। आयोडीन जो है अधातु है, बाकी सब धातु है, तो ये सही उत्तर इसका। उसके बाद प्रश्न संख्या 14, और प्रश्न संख्या 14 है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तो सबसे सूक्ष्म मतलब सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं तत्व का? तो उसे बोलते हैं हम लोग परमाणु। आपको सीधा याद रखना है, इसका परिभाषा ही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है, एक से अधिक तत्वों का संयोग से क्या बनता है? तो एक से अधिक तत्वों को अगर मिला देंगे तो कंपाउंड बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक, और अंग्रेजी में बोलते हैं उस चीज को कंपाउंड। याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हम लोगों का 16, और प्रश्न संख्या 16 है थोड़ा बड़ा, तो इसको मैं छोटा करके जस्ट कर लिया स्क्रीन के ऊपर। और अब प्रश्न की बारी। 16 कहता है, नमक तथा एमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, किस प्रोसेस से, किसके द्वारा? तो वो है प्रभाजी आशवन द्वारा। नमक में तथा एमोनियम क्लोराइड, अगर इंग्लिश में बोलना हो तो उसको हम लोग अलग करते हैं। वो प्रोसेस जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर, जिसको बोला जाता है सब्लिमेशन। तो इंग्लिश में इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, और हिंदी में बोल रहे हैं प्रभाजी आशवन द्वारा। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या हमारा 17 है, और 17 प्रश्न कहता है, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है, उस विधि को हम लोग नाम कहते हैं प्रभाजी आशवन। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन दूध से क्रीम को अलग करना, लेकिन दूध से क्रीम अलग करने के प्रोसेस को हम लोग जो ऊपर बोले वो तो कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी का मुझे लगता है कुछ मिस्टेक लिखा है, दोनों में सेम नहीं होगा। दूध से जो है क्रीम को अलग करते उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब आप लोगों को सर्च करना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन हिंदी में क्या बोलेंगे। उसी प्रोसेस से हम लोग दूध से क्रीम को अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। और यहाँ पे तो मैंने इंग्लिश में बता ही दिया, उसे कहते हैं हम लोग क्या? तो उसे कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18 की ओर, और प्रश्न संख्या 18 है, रंग वाले घटक डाई से नीले अथवा काले रंग की स्याही को पृथक किया जाता है। तो रंग का जहाँ पे भी बात होगा उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, याद रखिए, यहाँ तो खैर दे दिया है वाष्पीकरण द्वारा, और वाष्पीकरण का मतलब हो जाता है वेपोराइजेशन। और लेकिन जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, जिनका मीडियम इंग्लिश है, याद रखिएगा जहाँ पे भी रंग का बात हो जाए तो रंग वाले में अलग करने का तरीका को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी, इस प्रोसेस से ही हम लोग अलग करेंगे। हिंदी में बहुत ही नाम जो है कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए मैं बोलूँगा कि जब क्वेश्चन मिले तो इंग्लिश हिंदी दोनों को पढ़िए, और उसमें जहाँ क्रोमैटोग्राफी दिखे टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 19, और प्रश्न संख्या 19 कहता है, क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या 19 हम लोगों से कहता है, दो अघुलनशील द्रवों, मतलब जो आपस में नहीं घुल सके, इमिसिएबल लिक्विड उसको अंग्रेजी में बोला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अच्छा, पृथक करने का यहाँ पे पूछ रहा है प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से उसको पृथक करेंगे। तो अघुलनशील है, तो अघुलनशील को हम लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। अगर घुलनशील होता वो पूछता है, और वो होता है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा उसको। या तो घुलनशील का मैं बात कर रहा हूँ अभी, डिस्टिलेशन, या फिर एक और नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं घुलनशील, मिससीएबल लिक्विड जिसको बोलते हैं, उसको करते हैं। बट अगर बात करते हैं हम लोग अघुलनशील, तो अघुलनशील को जो है हम लोग अलग करेंगे पृथकारी कोप द्वारा, मतलब फनल सेपरेटिंग मेथड से। उसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या 20, और प्रश्न संख्या 20 जो है वो कहता है, क्या कहता है, तो काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। काली स्याही में उपस्थित डाई को, तो यहाँ पे लिखा है क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। यहाँ पे देखिए बात वही लिखा है, काली स्याही में क्रोमेटोग्राफी, तो जरूरी नहीं है काली स्याही में, हर कलरफुल को हम लोग अलग कर सकते हैं उससे। जैसे क्वेश्चन हमारा कहाँ था, तो यहाँ पे है रंग वाले घटक डाई के नीले तथा काले, तो यहाँ पे भी तो काली स्याही आया है, तो इसमें वाष्पीकरण क्यों। हो सके आंसर में कुछ मिस्टेक हो, आप लोग आंसर पे मत जाइएगा, ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको याद रखना है, क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग अगला चैप्टर को कवर करेंगे, और नहीं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है उसको भी कवर करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद।